आज की हमारी पड़ताल झारखंड की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। हमारे पास जो दस्तावेज है वो आंकड़ों और तथ्यों का आप कह सकते हैं कि एक खजाना है। और हमारा काम है इस खजाने से सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि पूरी कहानी निकालना। और ये कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है ना? जी। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसकी जमीन के नीचे तो बेशुमार दौलत है, लेकिन जिसकी असली चुनौती वो उस दौलत को अपने लोगों की तरक्की में बदलने की रही है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दस्तावेज की पहली ही लाइन में एक ऐसा आंकड़ा है जो सच कहूं तो दिमाग चकरा देता है। कौन सा? देश की कुल खनिज संपदा का 40% हिस्सा वो अकेले झारखंड में है। 40%। जी। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लगता है। ये सचमुच एक असाधारण आंकड़ा है और यही यही झारखंड की पूरी आर्थिक कहानी का आप कह सकते हैं कि शुरुआती बिंदु है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक पहचान है और इसी वजह से इसे अक्सर भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, ये उपाधि बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या हम ये मान ले कि हमारे सभी सुनने वाले जर्मनी के रूर क्षेत्र के बारे में जानते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे जर्मनी का रूर इलाका था, वो अपने कोयले और स्टील के कारखानों के लिए पूरे यूरोप का एक औद्योगिक इंजन माना जाता था। अच्छा। जिसने वहां की अर्थव्यवस्था को दशकों तक चलाया। ठीक वैसी ही भूमिका आप कह सकती हैं झारखंड ने भारत के औद्योगिक विकास में निभाई है। मतलब एक इंजन की तरह। बिल्कुल। यहाँ जमीन के नीचे सिर्फ कोयला नहीं है, बल्कि लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइड, अभ्रक। दस्तावेज के मुताबिक कुल 58 तरह के खनिज मौजूद हैं। 58 प्रकार? तो ये सिर्फ मात्रा की बात नहीं है, विविधता भी कमाल की है। जी हाँ, विविधता भी। आपने लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट का जिक्र किया। ये तो सीधे सीधे स्टील उद्योग की रीढ़ है। बिल्कुल। क्रोमाइट जो स्टेनलेस स्टील को उसकी चमक और वो जंग से लड़ने की ताकत देता है, या कायनाइट जिसका इस्तेमाल ऊंची भट्टियों में होता है, ये सब यहाँ मौजूद हैं। और यही वजह है कि राज्य की लगभग चौथाई जमीन खनिज संरक्षण के लिए पहचानी गई है। अच्छा। जब आपके पास कच्चा माल इतनी आसानी से और इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, तो ये तो तय है कि वहां उद्योग लगेंगे ही। तो जमीन के नीचे का ये खजाना तो समझ आ गया, लेकिन इस खजाने को तिजोरी से निकालकर असली दौलत में बदलने का काम तो कारखाने करते हैं। सही बात है। और यहीं से झारखंड के औद्योगिक प्रथम होने की दिलचस्प कहानी शुरू होती है। दस्तावेज में एक बात ने मुझे चौंका दिया। क्या? भारत में आधुनिक तरीके से लोहा इस्पात बनाने का पहला प्रयास 1779 में हुआ था, धनबाद के झरिया में। 1779? हाँ, ये तथ्य अक्सर इतिहास की किताबों से गायब रहता है। बिल्कुल। हम सब जमशेदपुर और टिस्को को भारत के पहले सफल स्टील प्लांट के रूप में जानते हैं, जो 20वीं सदी में बना। जी, लेकिन ये सोचना कि जब अमेरिका अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस दौर में यहाँ झरिया में स्टील बनाने की कोशिशें हो रही थी, ये इस क्षेत्र की औद्योगिक चेतना को एक बिल्कुल नई गहराई देता है। ये दिखाता है कि यहाँ इनोवेशन की सोच बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी। और ये प्रथम होने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। देश का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में, धनबाद में, एशिया का सबसे बड़ा कोल वॉशरी यानी कोयला साफ करने का प्लांट बोकारो के करगाली में, और देश का पहला मीथेन गैस का कुआं भी बोकारो के पर्वतपुर में। ये तो जैसे फर्स्ट्स की एक पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट ही बताती है कि झारखंड सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला राज्य नहीं रहा, हाँ, बल्कि ये भारत के औद्योगिक विकास की एक प्रयोगशाला रहा है। जमशेदपुर में टेल्को, रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब HEC, सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट, ये सिर्फ कारखाने नहीं थे, ये वो नींव के पत्थर थे जिस पर आधुनिक भारत का औद्योगिक ढांचा खड़ा हुआ। तो इसका असर तो आज भी अर्थव्यवस्था पर साफ दिखता होगा। दस्तावेज में सकल मूल्य वर्धन यानी GVA का जिक्र है। एक मिनट, GVA को अगर आम भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे? अच्छा सवाल है। क्या ये राज्य की कुल कमाई जैसा कुछ है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की लकड़ी है और आपने उससे 500 रुपए की कुर्सी बना दी। ठीक है। तो आपने 400 रुपए का मूल्यवर्धन किया। GVA पूरे राज्य के लिए यही हिसाब लगाता है। अच्छा। यानी उद्योग, खेती और सेवाएं मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था में कुल कितना मूल्य जोड़ रही हैं। और 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के GVA में अकेले औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 44.54% था। लगभग आधा। मतलब आज भी राज्य की आधी अर्थव्यवस्था की गाड़ी इन्हीं कारखानों और खदानों के पहियों पर चल रही है। बिल्कुल। ये एक मजबूती तो है, लेकिन क्या ये एक जोखिम भी नहीं है?
जोखिम तो है। अगर कल को दुनिया में स्टील या कोयले की मांग कम हो जाए तो इसका सीधा असर राज्य की आधी कमाई पर पड़ेगा। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। इसे ही रिसोर्स डिपेंडेंसी या कह सकते हैं कि संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता कहते हैं। ये ताकत भी है और कमजोरी भी, और शायद इसी चुनौती को समझते हुए राज्य अब दूसरे क्षेत्रों की ओर भी देख रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उद्योग और खदानों को चलाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, बुनियादी ढांचा, खासकर सड़कें। जी, माल को बंदरगाहों तक और खदानों से कारखानों तक पहुंचाने के लिए इस मामले में दस्तावेज क्या तस्वीर पेश करता है? यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है। झारखंड में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33,842 किलोमीटर है। ओके। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो है सड़क घनत्व। सड़क घनत्व यानी प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई। इस मामले में झारखंड, जो कि 102.1 किलोमीटर है, वो राष्ट्रीय औसत यानी 99.9 किलोमीटर से थोड़ा बेहतर है। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या घनत्व ही सब कुछ है? दस्तावेज में क्या सड़कों की गुणवत्ता या ग्रामीण इलाकों तक उनकी पहुंच के बारे में भी कोई बात है? नहीं। क्योंकि अक्सर मुख्य राजमार्ग तो ठीक होते हैं, पर असली चुनौती तो अंदरूनी इलाकों को जोड़ने की होती है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। दस्तावेज हमें सिर्फ घनत्व का आंकड़ा देता है, गुणवत्ता या ग्रामीण कनेक्टिविटी का विश्लेषण नहीं करता। लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि एक औद्योगिक राज्य होने के नाते यहाँ सड़कों के नेटवर्क पर हमेशा से ध्यान दिया गया है। अच्छा। एक और बात, यहाँ की ज्यादातर नदियां बरसाती हैं, मतलब उनमें साल भर पानी नहीं रहता। तो परिवहन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती? बिल्कुल, इसलिए परिवहन के लिए उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का पूरा बोझ सड़कों और रेलवे पर ही है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका मतलब है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन उसकी सड़कें हैं। जी। चलिए, अब अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलुओं पर आते हैं, जैसे कृषि। यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ राज्य खनिजों से इतना अमीर है, लेकिन दस्तावेज कहता है कि सिंचाई के लिए वो सतही जल यानी नदियों तालाबों पर सिर्फ 14% ही निर्भर है, जबकि कुओं पर निर्भरता 35% है। ऐसा क्यों? ये विरोधाभास झारखंड की भूगोल की वजह से है। अच्छा। यहाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर जैसी कई नदियां हैं, लेकिन ये पठारी इलाके से होकर गुजरती हैं और ज्यादातर मानसून पर निर्भर हैं। तो गर्मियों में सूख जाती होंगी? लगभग सूख जाती हैं। इसलिए साल भर सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग करना एक चुनौती बन जाता है, और लोग भूजल यानी कुओं और बोरवेल्स पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। तो ये जल प्रबंधन के नजरिए से गंभीर मुद्दा है। बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जंगल। यहाँ की वन संपदा भी तो अर्थव्यवस्था में योगदान देती होगी ना? निश्चित रूप से। ये झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक छिपा हुआ स्तंभ है। छिपा हुआ स्तंभ? जी। यहाँ के जंगलों से सिर्फ लकड़ी ही नहीं, बल्कि लाह, कत्था और सबसे महत्वपूर्ण टसर रेशम मिलता है। टसर रेशम? टसर रेशम अपनी खास बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर आदिवासी समुदायों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है। तो ये पारंपरिक उद्योगों से हटकर एक अलग तरह की आर्थिक ताकत है। बिल्कुल। और इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और आंकड़ा है। दस्तावेज में 2012 की पशुगणना का जिक्र है, जिसके अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी 19.35% थी। ये आंकड़ा आज शायद और भी ज्यादा हो। ये दिखाता है कि हम जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें सिर्फ कारखानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सही बात है। हमें खेतों में काम कर रही महिलाओं के योगदान को भी देखना होगा। बिल्कुल। ये आंकड़ा हमें अर्थव्यवस्था को सिर्फ बड़े नंबरों और फैक्ट्रियों के चश्मे से देखने से रोकता है और जमीनी हकीकत के करीब लाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही महिलाएं हैं। तो हमने अब तक जो तस्वीर देखी है वो एक पारंपरिक औद्योगिक पावर हाउस की है, खनिज, कारखाने, सड़कें। जी। लेकिन क्या झारखंड भविष्य में भी इसी पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहता है? दस्तावेज में कुछ नई योजनाओं का जिक्र है जो बिल्कुल अलग दिशा की ओर इशारा करती हैं। कौन सी योजनाएं? जैसे पतरातू में फिल्म सिटी और खूंटी में नॉलेज सिटी का प्रस्ताव। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन की एक सोची समझी कोशिश है। विविधीकरण? जी। अब राज्य सिर्फ अपनी जमीन के नीचे की दौलत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। फिल्म सिटी का मतलब है मनोरंजन उद्योग, रचनात्मकता और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना। और नॉलेज सिटी? वहीं नॉलेज सिटी का मतलब है शिक्षा, रिसर्च और सूचना प्रौद्योगिकी का एक केंद्र बनाना। ये माइंस से माइंड्स की ओर एक बड़ा कदम है। ये बदलाव बहुत बड़ा है।
एक राज्य जिसकी पहचान कोयले और लोहे से जुड़ी हो, उसका फिल्म और नॉलेज के क्षेत्र में जाना, क्या ये आसान होगा? आसान तो नहीं होगा। इसके लिए तो बिल्कुल अलग तरह के कौशल और माहौल की जरूरत होगी। बिल्कुल आसान नहीं होगा, और शायद इसीलिए कुछ और विशेष संस्थानों का भी प्रस्ताव है, जैसे नेतरहाट स्टील सिटी में इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल। अच्छा। और चाईबासा के मुसाबनी में जंगल वॉरफेयर स्कूल। ये पारंपरिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। ये विशेष कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित हैं। ये संकेत है कि राज्य समझ रहा है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए उसे अपने लोगों को नए और विशिष्ट हुनर सिखाने होंगे। और क्या अर्थव्यवस्था के समग्र आंकड़े इस नई दिशा का समर्थन करते हैं? क्या विकास दर में कोई तेजी दिख रही है? हाँ, आंकड़े एक सकारात्मक रुझान दिखाते हैं। दस्तावेज के अनुसार 2019-20 के लिए राज्य की आर्थिक विकास दर 6.9% अनुमानित थी। 6.9%? और उसी साल प्रति व्यक्ति आय में 5.3% की वृद्धि का अनुमान था। यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में गति है। अब सवाल यह है कि इस गति को भविष्य में बनाए रखने के लिए ये नई दिशा कितनी कारगर साबित होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे, एक तरफ झारखंड की मजबूत बुनियाद है, देश का 40% खनिज भंडार जी, दूसरी तरफ औद्योगिक प्रथम होने की एक शानदार विरासत है जिसने जमशेदपुर और बोकारो जैसे शहर दिए, और साथ ही एक ऐसा सड़क नेटवर्क है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इसके साथ ही सिंचाई और जल प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी हैं। और इन सब के बीच भविष्य की एक नई तस्वीर उभर रही है। फिल्म सिटी, नॉलेज सिटी और विशेष ट्रेनिंग स्कूल। जी, ये एक ऐसे झारखंड का सपना है जो सिर्फ अपनी औद्योगिक विरासत पर नहीं, बल्कि ज्ञान और रचनात्मकता पर अपनी नई पहचान बनाना चाहता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? झारखंड, जिसे हम भारत का रूर कहते आए हैं, क्या वो अपनी इस पहचान को बदले बिना इसमें एक नया अध्याय जोड़ पाएगा? बहुत गहरा सवाल है। क्या आने वाले दशकों में हम झारखंड को भारत के एक नॉलेज हब या क्रिएटिव हब के रूप में भी जानेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये औद्योगिक पावर हाउस अपनी इस नई उड़ान में कितना कामयाब होता है। तो आज हम झारखंड के खजाने की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जी, इन सोर्सेज में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो चलिए इसी लाइन को पकड़कर इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। भारत का रूर, ये सिर्फ एक उपनाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला टैग है, कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, जर्मनी का रूर इलाका वो इंजन था जिसने पूरे देश को एक औद्योगिक महाशक्ति बना दिया था। वजह? क्योंकि वहाँ कोयला और लोहा एक साथ मिलते थे। तो जब हम झारखंड को भारत का रूर कहते हैं तो हम सिर्फ खनिजों की लिस्ट नहीं देख रहे हैं, हम उस क्षमता की बात कर रहे हैं जो भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। चलिए फिर सबसे चौंकाने वाले आंकड़े से ही शुरू करते हैं। इन नोट्स के मुताबिक देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40%। 40%? हाँ, 40% मूल्य अकेले झारखंड से आता है। ये आंकड़ा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर भारत की मिनरल इकोनॉमी एक 100 रुपए का नोट है तो उसमें से 40 रुपए सीधे सीधे झारखंड से आ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर उस 40 रुपए के नोट को खंगालें तो उसमें कुछ सिक्के तो ऐसे हैं जो लगभग पूरी तरह से झारखंड के ही हैं। जैसे कि पायराइट। सोर्सेज बताते हैं कि भारत का 95% पायराइट झारखंड से आता है। ये तो लगभग एक मोनोपोली है। हाँ, मतलब अगर किसी इंडस्ट्री को पायराइट चाहिए तो उसके लिए झारखंड आना एक तरह से मजबूरी है। बिल्कुल। वो एक वीआईपी सप्लायर बन जाता है। और ये तो बस शुरुआत है। इन नोट्स में जो लिस्ट है वो कमाल की है। देश का 58% अभ्रक, लगभग 40% कोयला, 32% बॉक्साइट, 33% तांबा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। नहीं, ये एक पूरी औद्योगिक सप्लाई चेन है। वही मैं कहने वाली थी, आपके पास स्टील बनाने के लिए लौह कायस्क है, उसे गलाने के लिए ऊर्जा देने वाला कोयला, स्टील को मजबूत बनाने वाला मैंगनीज भी है, और फिर उस स्टील प्लांट से निकली बिजली को देश भर में पहुंचाने के लिए तांबा भी है। ये तो एक इंडस्ट्रियल स्टार्टर पैक जैसा हो गया। बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने। और यही दबदबा नेशनल रैंकिंग्स में भी साफ दिखता है। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रैंकिंग्स बहुत बहुत जरूरी हैं। हाँ, ये तो सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। जी, सोर्सेज के मुताबिक पायराइट, अभ्रक, कोयला और यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड देश में पहले नंबर पे है।
पहले नंबर पर। हाँ, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। फिर फॉस्फेट और तांबे में दूसरे नंबर पर, मतलब टॉप 2 में ही इतने सारे मिनरल्स हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था झारखंड पर कितनी ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल ठीक है। तो इस इंडस्ट्रियल स्टार्टअप पैक को थोड़ा खोल कर देखते हैं। मान लीजिए हमें स्क्रैच से एक नया जमशेदपुर बनाना है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक मजबूत ढांचे के लिए लोहा। तो चलिए धात्विक खनिजों से शुरू करते हैं, और उसमें भी लौह अयस्क से। बिल्कुल सही शुरुआत। किसी भी औद्योगिक शहर की जो बुनियाद है वो स्टील है, और स्टील की बुनियाद है लौह अयस्क। और सोर्सेज का इशारा साफ तौर पर सिंहभूम जिले की तरफ है। हाँ, सिंहभूम इसका सबसे बड़ा केंद्र है, और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये एक पूरी बेल्ट है जो झारखंड के सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर तक फैली हुई है। यहाँ पर इन नोट्स में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है जिस पर मुझे पहली बार में यकीन नहीं हुआ। कौन सा? लिखा है कि ये क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़े लौह भंडार वाले क्षेत्रों में से एक है, और इसी में पश्चिमी सिंहभूम की चिरिया नाम की जगह, हाँ, चिरिया, वो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क डिपॉजिट है। यहाँ लगभग 2000 मिलियन टन का भंडार है। जी, यह आंकड़ा बिल्कुल सही है, और यही झारखंड की असली ताकत है। अगर कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है तो चिरिया नाम पर तो मैं कहूँगा एक स्टार मार्क लगा लेना चाहिए। अच्छा, सवाल सीधा आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार कहाँ है? जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम का चिरिया। लेकिन यहाँ सिर्फ मात्रा की बात नहीं है, असली खेल तो गुणवत्ता का है। अच्छा, गुणवत्ता का क्या मतलब है यहाँ? मतलब लोहा तो लोहा होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ मिलने वाला ज्यादातर अयस्क हेमेटाइट किस्म का है। हेमेटाइट? जी, जिसमें लोहे का अंश 60 से 68% तक होता है। अब इसका मतलब समझिए। अगर एक स्टील प्लांट को 100 टन लोहा चाहिए तो उसे कम पत्थर खोदना पड़ेगा, कम पत्थर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और गलाने की प्रक्रिया में कचरा भी कम निकलेगा। मतलब कम लागत, कम प्रदूषण और ज्यादा मुनाफा। एग्जैक्टली। इसीलिए झारखंड की ये हाई ग्रेड खदानें स्टील कंपनियों के लिए सोने की खदानों जैसी हैं। और ये भी लिखा है कि झारखंड के कुल लौह अयस्क का 99% हिस्सा इसी बेहतरीन हेमेटाइट क्वालिटी का है। जी, यानी कि यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों वर्ल्ड क्लास हैं। आप समझ में आया कि जमशेदपुर में टाटा स्टील का प्लांट क्यों लगा? उन्हें बेस्ट कच्चा माल अपने पड़ोस में ही मिल गया। बिल्कुल। और सिर्फ चिरिया ही नहीं, नोवा मुंडी की खान जो सिंहभूम में ही है, उसे एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खानों में गिना जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये नाम सिंहभूम, चिरिया, नोवा मुंडी, ये सिर्फ भूगोल के नाम नहीं है, ये भारत के औद्योगिक इतिहास के पन्ने हैं। इन सोर्सेज में धारवाड़ चट्टानों का भी जिक्र है, मैंगनीज के साथ। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि धारवाड़ चट्टानें भारतीय उपमहाद्वीप की बुनियाद की तरह हैं। ये भारत की कुछ सबसे पुरानी और मौलिक चट्टानें हैं। ओके। और इसी बुनियाद में खनिजों का असली खजाना छिपा है। तो जहां भी धारवाड़ चट्टानों का जिक्र मिले, समझ जाइए कि वहां खनिज मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो मैंगनीज और क्रोमाइट भी यही मिलते हैं? हाँ, क्रोमाइट सिंहभूम के जो हाथों में मिलता है, और ये दोनों लौह अयस्क के सबसे अच्छे दोस्त हैं, कह सकते हैं। मैंगनीज स्टील को मजबूती देता है, और क्रोमाइट उसे जंगरोधी यानी स्टेनलेस बनाता है। तो ये तो हुई हमारे काल्पनिक शहर के ढांचे की कहानी, जो लोहे और उसके दोस्तों ने मिलकर बनाई। लेकिन आज की दुनिया सिर्फ स्टील से नहीं चलती। उसे दौड़ने के लिए बिजली चाहिए, उड़ने के लिए हल्के मटेरियल चाहिए। सही बात है। और यहीं पर झारखंड के दूसरे खजाने यानी अलौह खनिज तस्वीर में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तांबे की। तांबा यानी कॉपर बिजली का सबसे अच्छा दोस्त। आपके घर की वायरिंग से लेकर बड़े बड़े मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स तक सब तांबे से ही चलते हैं। और सोर्सेस के मुताबिक इसके उत्पादन में भी झारखंड टॉप राज्यों में है। जी बिल्कुल। और इसका भी गढ़ सिंहभूम ही है, खासकर मोसाबानी, धूबनी और घाटशिला का इलाका। घाटशिला में तो भारत की शुरुआती तांबा गलाने की यूनिट्स में से एक लगी थी। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बहुत ज्यादा। अब आते हैं बॉक्साइट पर। मुझे बताया कि इससे एल्यूमिनियम बनता है। हवाई जहाज से लेकर हमारी किचन के बर्तनों तक में इस्तेमाल होता है। जी। सोर्सेस कह रहे हैं कि यहाँ भी उच्च कोटि का बॉक्साइट मिलता है, जिसमें 52 से 55% तक एल्यूमिनियम होता है। हाँ, और इसके मुख्य इलाके हैं रांची पठार, लोअरदगा और पलामू का पाट क्षेत्र। ये पाट क्षेत्र क्या होता है? पाट का मतलब होता है ऊंची समतल भूमि, एक टेबल टॉप की तरह का पठार।
और झारखंड की खासियत यह है कि इन्हीं ऊंची जमीनों की ऊपरी परत में बॉक्साइट छिपा हुआ मिलता है। अरे वाह, ये तो भूगोल और उद्योग का एक बेहतरीन कनेक्शन है। बिल्कुल, लोहरदगा का बॉक्साइट तो पूरे देश में मशहूर है। तो हमारे काल्पनिक शहर को अब हवाई जहाज बनाने के लिए हल्का और मजबूत एल्यूमीनियम भी मिल गया। इन नोट्स में एक और छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात है टंगस्टन के बारे में। ये हजारीबाग में मिलता है और इसका इस्तेमाल बिजली के बल्ब बनाने में होता है। हाँ, अरे, मुझे तो अपने बचपन का वो पीला वाला बल्ब याद आ गया। उस बल्ब के अंदर जो पतली सी तार जलकर रोशनी देती थी, वो टंगस्टन की ही होती थी। सही कहा। कमाल है, हजारीबाग के खदान का कनेक्शन देश के करोड़ों घरों की रोशनी से था। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे ये खनिज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। अब हमने धात्विक खनिजों की तो बात कर ली, लेकिन कहानी अधात्विक खनिजों के बिना अधूरी है। और यहाँ झारखंड का एक और तुर्प का इक्का सामने आता है। अभ्रक। हाँ, अभ्रक यानी माइका। इसका आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। देश का 58% उत्पादन। 58%? और कोडरमा को तो भारत की अभ्रक राजधानी या माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये राजधानी वाला टैग तो बहुत बड़ा है। और ये ऐसे ही नहीं मिला है। अभ्रक की खासियत है कि ये गर्मी सह सकता है और बिजली का कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। अच्छा। सोचिए, एक जमाने में दुनिया के सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो इंसुलेशन लगता था, वो कोडरमा की खदानों से जाता था। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम, ये सब एक ही राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में मिलना सच में असाधारण है। बिल्कुल। अब मुझे भारत का रूर वाली बात पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गई है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक सच्चाई है। बिल्कुल। इन सोर्सेस को पढ़ने का सही तरीका ये है कि इन कनेक्शंस को समझा जाए। जब आप एग्जाम के लिए पढ़ें और घाटशिला का नाम आए, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि तांबा उद्योग की पूरी तस्वीर बननी चाहिए। जब कोडरमा नाम आए, तो अभ्रक और उसकी ग्लोबल अहमियत याद आनी चाहिए। ये डॉट्स कनेक्ट करना ही असली तैयारी है। एक बात मेरे मन में आ रही है। हमने बात की कि जमीन के नीचे 2000 मिलियन टन का लोहा अयस्क है, देश का आधा अभ्रक है, इतना कोयला है। ये लोगों का जीवन भी बहुत समृद्ध होना चाहिए। क्या सोर्सेज इस बारे में कुछ बताते हैं कि इस संपत्ति का स्थानीय विकास पर क्या असर पड़ा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है। देखिए, ये सोर्सेज जो मुख्य रूप से भूविज्ञान और अर्थशास्त्र पर केंद्रित हैं, वे हमें क्या है और कहाँ है का एक विस्तृत नक्शा देते हैं। वे हमें बताते हैं कि संसाधन कौन से हैं और उनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। लेकिन इस भूमिगत धन का जमीन पर रहने वाले लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सामाजिक आर्थिक विश्लेषण का एक अलग और गहरा विषय है। तो आज की हमारी इस पड़ताल ने झारखंड के खनिज मानचित्र को तो साफ कर दिया है। ये साफ है कि इस राज्य की जमीन के नीचे भारत की औद्योगिक तरक्की का ईंधन छिपा है। सही कहा। ये सिर्फ भूगोल का चैप्टर नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ा एक अहम अध्याय है। बिल्कुल। छात्रों के लिए टेक अवे यही है कि इन तथ्यों को रटने की बजाय एक कहानी की तरह समझें। कहानी उस इंडस्ट्रियल स्टार्टअप पैक की जो झारखंड ऑफर करता है। कहानी उन कनेक्शंस की जो सिंहभूम के लोहे को जमशेदपुर के स्टील से और कोडरमा के अभ्रक को दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ते हैं। अगर ये कहानी समझ आ गई तो कोई भी आंकड़ा या नाम भूलना मुश्किल होगा। इन स्रोतों ने हमें झारखंड की विशाल खनिज संपदा की एक स्पष्ट तस्वीर दी है। उन्होंने हमें बताया है कि क्या और कितना मौजूद है। जी। लेकिन ये चर्चा एक गहरे सवाल को जन्म देती है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जमीन के नीचे की अपार संपत्ति जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक विकास और कल्याण में कैसे बदलती है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जमीन के नीचे छिपे खजाने की, मतलब उन खनिजों की जिनके बारे में शायद हम उतना नहीं सुनते। अधात्विक खनिज। हमारे पास जो नोट्स हैं वो देखने में बिल्कुल टू द पॉइंट है, जैसे किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हों। और एक मजेदार बात यह है कि इनमें कुछ जगहों पर एक स्टार लगा हुआ है, मतलब ये सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ, तो ये जानकारी सर्टिफाइड है कह सकते हैं। बिल्कुल। पर हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं है, हम ये समझेंगे कि ये खनिज आखिर करते क्या हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। हाँ, जर्मनी के उस इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर। सही।
पर ये नाम सिर्फ कोयले और लोहे की वजह से नहीं है। असली कहानी तो इन अधात्विक खनिजों में छिपी है, जो पर्दे के पीछे से पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, जो शायद इस शो का सुपरस्टार है, अभ्रक यानी माइका। नोट्स में पहली लाइन कहती है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। और एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो है कोडरमा। कोडरमा, हाँ, यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन नोट्स में कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा गया है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये एक स्टार वाला पॉइंट भी है। मतलब जरा सोचिए, एक पूरा शहर एक ही खनिज के लिए इतना मशहूर। ऐसा क्या खास है वहां की अभ्रक में? देखिए, ये किसी आम अभ्रक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रूबी अभ्रक की। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सफेद अभ्रक माना जाता है। इसकी खूबी इसकी बनावट में है। इसे आप कागज से भी पतली परतों में मतलब चीर सकते हैं। पतली परतों में? हाँ, और ये परतें पारदर्शी होती हैं, लचीली होती हैं, और सबसे जरूरी ये जबरदस्त गर्मी सह सकती हैं, और इनमें से बिजली पास नहीं होती। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये तो एक तरह का एक नेचुरल हाईटेक मटेरियल है। बिल्कुल कमाल है। और यही वजह है कि झारखंड की खदान से निकला एक छोटा सा पत्थर आपके हेयर ड्रायर से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होता है। हर जगह। हाँ, और इसका आर्थिक पहलू भी बहुत बड़ा है। नोट्स का एक पॉइंट है कि झारखंड अपने कुल अभ्रक उत्पादन का 90% निर्यात कर देता है। 90%? मतलब दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स में कोडरमा का अभ्रक लगा हुआ है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे कोडरमा का नाम सिर्फ अभ्रक के लिए ही नहीं, एक और वजह से पूरे भारत में मशहूर हुआ था। ओ, वो रेडियो वाला किस्सा। हाँ, वही 50 और 60 के दशक में जब रेडियो का जमाना था, तो बिनाका गीतमाला में सबसे ज्यादा गानों की फरमाइशें झुमरी तलैया से आती थीं, जो कोडरमा में है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना है। ये तो एक मजाक जैसा बन गया था। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि अभ्रक से आई आर्थिक समृद्धि ने उस छोटे से शहर को एक अलग ही पहचान दी थी। वाह, ये कनेक्शन तो कमाल का है। चलिए इस चमकते सितारे से आगे बढ़ते हैं और इंडस्ट्री के कुछ गुमनाम नायकों से मिलते हैं। अगला नाम है काइनाइट। नोट्स बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम के लिप्साबुरु क्षेत्र में है। एक मिनट, यहाँ एक अजीब बात लिखी है। इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम करती है, इंडियन कॉरपोरेशन। ये थोड़ा अटपटा नहीं है? एक तांबे की कंपनी काइनाइट क्यों निकाल रही है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और असल में माइनिंग ऐसे ही काम करती है। अच्छा। प्रकृति खनिजों को अलग अलग डिब्बों में नहीं रखती। अक्सर कई कीमती खनिज एक ही जगह साथ साथ मिलते हैं, तो जब कंपनी तांबे के लिए खनन करती है तो उसे साथ में काइनाइट भी मिल जाता है। अच्छा, तो ये एक के साथ एक फ्री जैसा कुछ है? हाँ, एक तरह से, और ये आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद होता है। समझ गया। पर ये काइनाइट करता क्या है? काइनाइट की सुपर पावर है गर्मी झेलना। ये एक जबरदस्त हीट रेजिस्टेंट मिनरल है। लेकिन असली जादू तब होता है जब इसे बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। ये अपनी बनावट बदलकर मुलाइट नाम के एक और पदार्थ में बदल जाता है। मुलाइट? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि काइनाइट अगर एक मजबूत सैनिक है तो मुलाइट एक सुपर हीरो है। ये इतना सख्त और गर्मी झेलने वाला होता है कि इसे स्टील पिघलाने वाली भट्टियों के अंदर की परत बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, ये तो कुदरत का बनाया हुआ फायर प्रूफ कवच हो गया। बिल्कुल सही। चलिए अब अगले गुमनाम हीरो पर आते हैं, जिसे हम सब जानते तो हैं पर शायद पूरी तरह नहीं, ग्रेफाइट। मेरे दिमाग में तो सीधी पेंसिल की नोक आती है। नोट्स के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा भंडार पलामू में है। ये भी एक स्टार वाला पॉइंट है। पर मुझे ये बात हैरान कर रही है कि पेंसिल की ये नरम सी चीज स्टील की भट्टियों में कैसे इस्तेमाल हो सकती है? ये तो जलकर राख हो जानी चाहिए ना? आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं पर विज्ञान का कमाल है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों एक ही चीज से बने हैं। कार्बन से? हाँ, शुद्ध कार्बन से। लेकिन उनके परमाणुओं की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी से उनके गुण एकदम अलग हो जाते हैं। अच्छा। जहां तक जलने की बात है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। 3500 डिग्री? बाप रे। जी हाँ, इसीलिए इसका इस्तेमाल उच्च ताप सह उद्योगों यानी रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में होता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे सोचिए, एक स्टील के भट्टी के अंदर का माहौल किसी ज्वालामुखी जैसा होता है। आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो उस आग को झेल सके, पिघले नहीं और किसी केमिकल से रिएक्ट भी ना करें। बिल्कुल। ग्रेफाइट इस काम के लिए प्रकृति के सबसे बेहतरीन समाधानों में से एक है।
तो जो चीज हमारे कागज पर निशान छोड़ती है वही आग को भी रोकती है। कमाल है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि खनिज गर्मी कैसे झेलते हैं, पर उन ढांचों का क्या जिनके अंदर ये सारी इंडस्ट्री चलती है? इसके लिए हमें अपने सफर के तीसरे पड़ाव पर चलना होगा, वो खनिज जो हमारे शहरों की नींव रखते हैं। सबसे पहले चूना पत्थर, लाइमस्टोन। हाँ, चूना पत्थर। नोट्स में हजारीबाग, रांची और पलामू जैसे इलाकों का जिक्र है, और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल तो सीमेंट है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। हमारे घर, सड़कें, पुल सब इसी पर टिके हैं। ये आधुनिक सभ्यता का बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, डोलोमाइट। ये पलामू के डाल्टनगंज में मिलता है। पर एक बात समझ नहीं आई, ये डोलोमाइट और चूना पत्थर दोनों तो एक जैसे ही लगते हैं ना? हाँ, लगते तो हैं, पर उनमें एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। वो क्या? डोलोमाइट में चूना पत्थर के कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है, और ये छोटा सा बदलाव इसके इस्तेमाल की दुनिया को बहुत बड़ा कर देता है। अच्छा। जैसे स्टील उद्योग में, वहां ये एक फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स, ये क्या होता है? इसे आप पिघले हुए लोहे के लिए एक क्या कहते हैं, एक सफाई एजेंट या सोप जैसा समझ सकते हैं। एक सोप? हाँ, जब लोहे को पिघलाया जाता है तो उसमें कई अशुद्धियां होती हैं। डोलोमाइट इन अशुद्धियों को अपनी तरफ खींचकर एक परत बना लेता है जिसे आसानी से हटा सकते हैं। अच्छा, तो ये स्टील को साफ और मजबूत बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। एक ही खनिज कहीं इमारत बना रहा है तो कहीं स्टील को साफ कर रहा है। बहुत खूब। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऐसे खनिज हैं जिनकी कहानी बड़ी अनोखी है। पहले बात करते हैं एस्बेस्टस की। नोट्स कहते हैं कि रांची और सिंहभूम में मिलता है और छत की चादरें बनाने के काम आता है। हाँ, एस्बेस्टस एक समय में एक जादुई मटेरियल माना जाता था, क्योंकि ये आग नहीं पकड़ता था और बहुत मजबूत था। लेकिन बाद में इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर खतरों का पता चला। अब इसका इस्तेमाल बहुत सीमित हो गया है। ये भी एक जरूरी पहलू है। हाँ, ये एक उदाहरण है कि कैसे समय के साथ विज्ञान और हमारी समझ बदलती है। और हमारा आखिरी भूवैज्ञानिक अजूबा है बेंटोनाइट। ये साहिबगंज में मिलता है और ये भी एक स्टार वाला पॉइंट है। लेकिन इसकी सबसे आकर्षक बात है इसकी पैदाइश। नोट्स में लिखा है कि ये ज्वालामुखी की राख से बनता है। जी, ये सचमुच हैरान करने वाला है। लाखों साल पहले जब ज्वालामुखी फटे और उनकी राख पानी में जमा हो गई, तो रासायनिक प्रक्रियाओं ने उस राख को एक खास तरह की मिट्टी में बदल दिया। और वही बेंटोनाइट है। हाँ। और इसकी एक बहुत ही अनोखी खासियत है। वो क्या? इसे आप एक सुपर स्पंज की तरह सोचिए। जैसे ही ये पानी के संपर्क में आती है, ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोखकर फूल जाती है। अच्छा। और एक गाढ़ा वाटरप्रूफ जेल बना लेती है। इसी गुण की वजह से ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आती है। जैसे कहां पर? जैसे जब मेट्रो या किसी बिल्डिंग के लिए गहरी नींव खोदी जाती है, तो दीवारों को धंसने से रोकने के लिए बेंटोनाइट का घोल इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है। क्या बात है! क्या इसके और भी कोई आम इस्तेमाल है? बिल्कुल, इसका यही सोखने वाला गुण इसे बहुत उपयोगी बनाता है। कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले कई फेस मास्क, खासकर क्ले मास्क, बेंटोनाइट से बनते हैं। ओह! हाँ, क्योंकि ये त्वचा से अतिरिक्त तेल सोख लेता है। यहाँ तक कि बिल्लियों के लिए जो कैट लिटर आता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। हाँ। सच में? हाँ। तो एक तरफ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को सहारा दे रहा है और दूसरी तरफ हमारे बाथरूम में भी मौजूद है। वाह! तो ज्वालामुखी की राख से लेकर फेस मास्क तक, ये तो शानदार सफर था। तो इन सब का क्या मतलब है? ये छोटी सी लिस्ट हमें दिखाती है कि झारखंड सचमुच में खनिजों का एक खजाना है। हमने कोडरमा के चमचमाते अभ्रक से शुरुआत की, फिर काइनाइट और ग्रेफाइट जैसे सख्त जान खनिजों को देखा। हमने चूना पत्थर को समझा जो हमारे शहरों की बुनियाद है, और आखिर में बेंटोनाइट की जादुई कहानी जानी। ये सिर्फ चट्टानें और मिट्टी नहीं है, ये हमारे देश की तरक्की के छिपे हुए इंजन है। बिल्कुल। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये नोट्स हमें बताते हैं कि क्या और कहाँ पाया जाता है। पर इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है, जो इन तथ्यों से कहीं आगे का है। इन खनिज समृद्ध क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की कहानी क्या है? इस भूवैज्ञानिक दौलत ने उनकी जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे शक्ल दी है? खनन से जो विकास हुआ, उसका कितना हिस्सा उन तक पहुंचा? ये एक ऐसा पहलू है जो इस तथ्यात्मक सूची से परे है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारे सामने
झारखंड की इंडस्ट्रियल स्टोरी पर एक गाइड बुक के कुछ पन्ने। देखने में तो ये किसी एग्जाम की तैयारी वाली किताब लगती है, लेकिन इसमें छुपे हैं वो राज कि कैसे झारखंड देश का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना। हमारा मिशन है इन फैक्ट्स और आंकड़ों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर तैयार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये पन्ने सिर्फ फैक्ट्रीज की एक बोरिंग लिस्ट नहीं है जी। ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है। इसमें हमें भारी भरकम खनिज उद्योगों से लेकर जंगलों में पैदा होने वाले रेशम और लाह जैसे मतलब नाजुक उद्योगों तक की पूरी कहानी मिलती है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ खास इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ने इस राज्य की तकदीर लिखी। ये वाकई एक दिलचस्प सफर होने वाला है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नाम से, जिसके बिना झारखंड की बात ही अधूरी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी टिस्को। आज हम इसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। इन पन्नों में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि इसकी स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा ने की थी, लेकिन इसका सपना वो उनके पिता जमशेदजी टाटा का था, जिनका निधन 1904 में ही हो गया था। हाँ, और ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक जबरदस्त विजन था। जमशेदजी टाटा को भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री का जनक भी तो माना जाता है। और टिस्को की लोकेशन को ही देख लीजिए आप, स्वर्णरेखा और खड़काई नदियों के संगम पर। ये कोई संयोग नहीं था। हाँ, पानी तो किसी भी उद्योग की जान होता है, लेकिन यहाँ जो लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग है वो कमाल की है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी शतरंज की बिसात बिछाई हो। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, बिसात। जरा सोचिए, 1907 में जब दुनिया में ज्यादातर चीजें संयोग से हो रही थीं, तब यहाँ भारत के कोने में कोई इतनी दूर की सोच रहा था। इन पन्नों के मुताबिक कोकिंग कोल के लिए रानीगंज और झरिया की खदानें पास थीं। कच्चा लोहा यानी आयरन ओर मयूरभंज और नोआमुंडी से आ जाता था। और चूना पत्थर जो स्टील बनाने में बहुत जरूरी है, वो पड़ोसी राज्य ओडिशा के सुंदरगढ़ से। ये एक परफेक्ट मतलब एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम बनाने जैसा था। मकसद सिर्फ एक फैक्ट्री लगाना नहीं था, बल्कि एक पूरे औद्योगिक शहर की नींव रखना था। और वो शहर बना जमशेदपुर। मतलब सब कुछ सोच समझकर पास में ही सेट किया गया था, ताकि लागत कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा। और फिर 2005 में इसका नाम टिस्को से बदलकर टाटा स्टील हो गया, जो शायद इसकी ग्लोबल पहचान को दिखाता है। सही बात है, ये नाम बदलना सिर्फ एक रीब्रांडिंग नहीं था, बल्कि इस बात का ऐलान था कि एक भारतीय कंपनी अब दुनिया के मंच पर एक बड़ा खिलाड़ी बन चुकी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 में हुई। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर बोकारो प्लांट रूस की मदद से बना था, तो फिर हमारे स्रोत इसे भारत का पहला स्वदेशी प्लांट क्यों कह रहे हैं? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। देखिए, स्वदेशी का मतलब यहाँ बिना किसी बाहरी मदद के नहीं था। इसका मतलब था कि प्लांट के ज्यादातर उपकरण, डिजाइन और इंजीनियरिंग भारत में ही तैयार की गई थी। रूस एक तकनीकी सलाहकार की तरह था, जिसने हमें टेक्नोलॉजी दी, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का, उसे चलाने का असली काम भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों ने किया। अच्छा, ये आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम था, पूरी तरह आत्मनिर्भर होना नहीं। अच्छा, तो ये मेड इन इंडिया की एक शुरुआती कोशिश थी। मतलब हम सीख रहे थे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद कैसे हैंडल किए जाते हैं। और ये भी दामोदर नदी के पास तेनूघाट और गरगा डैम के करीब बनाया गया, तो पानी का इंतजाम यहाँ भी पक्का था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल चलाती है। इसकी सप्लाई चेन भी टाटा स्टील से अलग थी। इन पन्नों में लिखा है कि इसे लौह अयस्क क्यूंझर की खानों से और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से मिलता था। जरा सोचिए, एक ही राज्य में दो विशाल स्टील प्लांट और दोनों के अपने अपने मजबूत रिसोर्स नेटवर्क। ये झारखंड की खनिज संपदा की गहराई को दिखाता है। लोहा और स्टील तो समझ आता है क्योंकि ये जमीन से सीधे निकलते हैं, लेकिन मुझे इस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया कि मिनरल्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तांबे का भी एक बड़ा चैप्टर है। इन पन्नों में एक फैक्ट है कि भारत का पहला तांबा प्लांट 1924 में घाटशिला में लगा था। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है। मतलब टाटा स्टील की स्थापना के महज 17 साल बाद उसी सिंहभूम इलाके में एक और बड़े खनिज पर आधारित उद्योग की नींव रखी जा चुकी थी। ये दिखाता है कि उस इलाके में औद्योगिक विकास की एक लहर चल पड़ी थी। गढ़ बन गया। अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो सिंहभूम का इलाका सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि भारत का एक मिनरल हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा था। लोहा,
तांबा, ये इलाका वाकई कुदरत का खजाना था। लेकिन जो कहानी मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो एल्यूमिनियम की है। यहाँ एक आंकड़ा दिया है कि भारत का 16% बॉक्साइट झारखंड में मिलता है और इसी वजह से 1938 में रांची के पास मूरी में देश का दूसरा एल्यूमिनियम प्लांट लगा। पर इसकी असली कहानी कुछ और ही है। हाँ, और वो कहानी झारखंड के राष्ट्रीय महत्व को दिखाती है। मूरी का प्लांट एल्यूमिनियम बनाता नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि बनाने की तैयारी करता है। यही तो मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई। यहाँ बॉक्साइट को प्रोसेस करके एल्यूमिना बनाया जाता है, जो एल्यूमिनियम का कच्चा माल है, और फिर ये एल्यूमिना देश के अलग अलग कोनों में भेजा जाता है। इन पन्नों में साफ लिखा है केरल के अलपुरम, कोलकाता के बेलूर और मुंबई के लेही में। इसका मतलब समझिए, झारखंड सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये देश की एल्यूमिनियम सप्लाई चेन का इंजन रूम है। मूरी में अगर काम रुके तो केरल से लेकर महाराष्ट्र तक की फैक्ट्रियों पर असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि झारखंड देश की औद्योगिक मशीनरी में कितना गहरा जुड़ावा है। इसी जुड़ाव का एक और उदाहरण सीमेंट इंडस्ट्री में मिलता है। यहाँ दो तरह के कारखानों का जिक्र है। एक तो वो जो चूना पत्थर पर चलते हैं, जैसे झींगपानी और सिंदरी में, और दूसरे वो जो स्टील प्लांट से निकलने वाले कचरे यानी स्लैग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जमशेदपुर और बोकारो के सीमेंट प्लांट। ये इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस का एक क्लासिक उदाहरण है। आसान भाषा में कहें तो एक का कचरा, दूसरे का खजाना। हाँ, बिल्कुल। इससे न सिर्फ स्टील प्लांट का कचरा ठिकाने लग जाता है, बल्कि सीमेंट बनाने के लिए एक नया संसाधन भी मिल जाता है। ये दिखाता है कि उस दौर में भी सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में कितनी स्मार्ट सोच थी। ठीक है, तो हमने कच्चे माल और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स की बात कर ली, लेकिन उन विशाल कारखानों को बनाने वाली मशीनें कहाँ से आती थीं? यहीं पर एंट्री होती है उस कंपनी की जिसे उद्योगों की जननी कहा गया है, रांची की हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, उद्योगों की जननी। इसकी स्थापना 1958 में रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुई थी और इसका एक ही मकसद था, भारत के उद्योगों के लिए विशाल मशीनें बनाना। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसके 3 बड़े हिस्से थे: हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट। पहले दो के नाम तो समझ आते हैं, लेकिन ये फाउंड्री फोर्ज प्लांट क्या चीज थी? ये HEC का दिल था और ये फाउंड्री फोर्ज प्लांट तो अपने आप में करिश्मा था। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह थी जहां धातु को पहले पिघलाकर सांचों में ढाला जाता था, जिसे फाउंड्री कहते हैं, और फिर उसे हजारों टन के दबाव या हथौड़ों से पीटकर यानी फॉर्जिंग करके इतना मजबूत बनाया जाता था कि वो दूसरी विशाल मशीनों का बोझ उठा सके। अच्छा, ये असली बाहुबली बनाने का कारखाना था। कहते हैं ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। तो ये फिर से वही पैटर्न दिखाता है ना, जैसे टाटा स्टील ने देश को स्टील दिया, वैसे ही HEC ने उद्योगों को बनाने वाली मशीनें दी। ये वाकई भारत के औद्योगिक सपने का ब्लूप्रिंट लगता है, जो झारखंड में तैयार हो रहा था। बिल्कुल, HEC पंडित नेहरू के आत्मनिर्भर भारत के सपने का केंद्र था। सवाल था कि अगर हमें बड़े बड़े स्टील प्लांट, बांध और खदानें बनानी है, तो उनके लिए दैत्याकार मशीनें कहाँ से आएंगी? क्या हम हमेशा विदेशों पर निर्भर रहेंगे? HEC उसी सवाल का जवाब था। और ये कहानी सिर्फ HEC पर खत्म नहीं होती। घाटशिला में यूरेनियम प्रोसेसिंग फैक्ट्री का भी जिक्र है, जो देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कितनी जरूरी होगी। और एक और नाम है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, सिंदरी का उर्वरक कारखाना। और सिंदरी वाला पॉइंट तो कमाल का है। हम सब हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसकी नींव कहाँ रखी गई थी। ये कारखाना 1951 में शुरू हुआ, आज़ादी के बस 4 साल बाद। उस वक्त देश अनाज के लिए तरस रहा था, और तब झारखंड में बना ये कारखाना सिर्फ खाद नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का बीज बो रहा था। वाह, ये सीधा कनेक्शन है झारखंड की मिट्टी से देश की थाली तक। वाह। मतलब झारखंड सिर्फ लोहा और मशीनें ही नहीं बना रहा था, बल्कि देश का पेट भरने में भी मदद कर रहा था। ये एक बिल्कुल नया एंगल है। अच्छा, अब तक की सारी बातें भारी मशीनों, धुएं और खदानों के बारे में थीं, लेकिन इन पन्नों में झारखंड की एक बिल्कुल अलग, एक कुदरती तस्वीर भी छिपी है। हाँ, और वो तस्वीर भी उतनी ही प्रभावशाली है। ये कहानी है झारखंड के जंगलों और उन पर आधारित उद्योगों की। अच्छा, अब एक ऐसे उद्योग पर आते हैं जिसके बारे में पढ़कर मैं सच में चौंक गया। मुझे लगा था कि झारखंड का मतलब लोहा और कोयला है, लेकिन इन पन्नों में एक आंकड़ा दिया है, भारत का 60% 60%। ये तो अविश्वसनीय है। 60%?
ये बहुत बड़ी संख्या है। मतलब देश में बनने वाली चूड़ियों से लेकर लकड़ी की वार्निश और दवाइयों तक में इस्तेमाल होने वाला आधे से ज्यादा ला इसी एक राज्य से आता है। और ये कोई नया उद्योग नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। शायद इसीलिए 1925 में ही रांची के नामकुम में भारतीय ला अनुसंधान संस्थान बना दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के जमाने से ही इसकी अहमियत समझी जा रही थी। और इन पन्नों में इसकी पूरी सप्लाई चेन का नक्शा भी दिया गया है। जैसे उत्पादन की मात्रा में पलामू डिवीजन सबसे आगे है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का ला खूंटी के टोरपा में मिलता है। अच्छा। और देश से बाहर जाने वाले ला का 90% हिस्सा लातेहार के टोरी से होकर गुजरता है। ये पूरी तरह से विकसित एक इकोसिस्टम है। और लाह की ही तरह रेशम की कहानी भी है। एक और बड़ा आंकड़ा, देश का 60% टसर सिल्क झारखंड से आता है। और टसर सिल्क की अपनी एक खास पहचान है। ये शहतूत पर पलने वाले कीड़ों से बने रेशम से अलग होता है। इसके कीड़े साल और अर्जुन के पेड़ों पर पलते हैं, जो झारखंड के जंगलों में खूब पाए जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस उद्योग से लाखों आदिवासी परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। और इसके लिए भी रांची के पास नगड़ी में एक रिसर्च सेंटर है। मतलब इन दोनों ही कुदरती उत्पादों पर बहुत गंभीरता से काम हुआ है। लाह और रेशम, ये दोनों उद्योग झारखंड की औद्योगिक विविधता को दिखाते हैं। एक तरफ जमशेदपुर और बोकारो के विशाल स्टील प्लांट्स हैं, तो दूसरी तरफ जंगलों पर आधारित ये नाजुक और कीमती उद्योग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये है झारखंड की असली कहानी, मेटल और मदर नेचर का संगम। तो आज हमने इन पन्नों को खंगाल कर देखा कि झारखंड एक तरफ स्टील और इंजीनियरिंग जैसे भारी उद्योगों का पावर हाउस है, तो दूसरी तरफ एल्यूमिनियम जैसी राष्ट्रीय सप्लाई चेन की सबसे जरूरी कड़ी भी है। और साथ ही ये लौ और रेशम जैसे अनोखे वन आधारित उत्पादों में भी देश का लीडर है। ये एक बहुआयामी तस्वीर है, जिसे सिर्फ खदानों और कारखानों तक सीमित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अंत में इन स्रोतों में कुछ औद्योगिक पट्टियों या इंडस्ट्रियल बेल्ट्स का जिक्र है। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी और रांची औद्योगिक पट्टी। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं लगती। नहीं, ये इस राज्य की औद्योगिक शक्ति के केंद्र हैं, पावर सेंटर्स। दामोदर घाटी पट्टी कोयले और स्टील का गढ़ है। जमशेदपुर पट्टी लोहा, स्टील और तांबे का। और रांची पट्टी इंजीनियरिंग और एल्यूमिनियम का। ये दिखाता है कि विकास कैसे कुछ खास इलाकों में केंद्रित हुआ, जहां संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे। ये एक बहुत मजबूत नींव है जो दशकों पहले रखी गई थी। बिल्कुल। और यहीं पे एक विचार मन में आता है, इन स्रोतों में जो कहानी बताई गई है वो 20वीं सदी के भारत की औद्योगिक क्रांति की कहानी है। ये उस दौर की कहानी है जब बड़े कारखाने ही विकास का पैमाना थे। भविष्य को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि ये ऐतिहासिक औद्योगिक केंद्र 21वीं सदी की नई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। बुनियाद तो बहुत मजबूत है, लेकिन झारखंड के औद्योगिक कहानी का अगला अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो राज्य के पावर प्रोजेक्ट्स का कह सकते हैं पूरा एक्सरे करते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि झारखंड को अपनी बिजली मिलती कहाँ से है। मतलब कोयले की खदानों से लेकर नदियों के बांधों तक हम हर तार को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हम सिर्फ मेगावाट्स या प्रोडक्शन कैपेसिटी के आंकड़ों में नहीं उलझेंगे। इन कागजों में जो असली कहानी छुपी है वो ये है कि इन प्रोजेक्ट्स का मालिक कौन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या प्राइवेट प्लेयर्स। अच्छा। और सबसे जरूरी सवाल, ये सारे पावर प्लांट्स झारखंड के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के लिए इतने अहम क्यों हैं? तो चलिए इन दस्तावेजों की परतें खोलते हैं। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि कोयले के इस गढ़ में बिजली की कहानी असल में है क्या। सबसे पहले सबसे बड़े हेडलाइन नंबर पर नजर डालते हैं। इन दस्तावेजों के हिसाब से झारखंड की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 2626 मेगावाट। सुनने में तो ये काफी बड़ा आंकड़ा लगता है। लगता तो है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ है। असली खेल ये समझने में है कि इस बिजली का मालिक कौन है और ये जाती कहाँ है। अच्छा। इन दस्तावेजों में जो ओनरशिप का ब्रेकडाउन दिया है वो बहुत दिलचस्प है। कुल कैपेसिटी का 51% यानी आधे से भी ज्यादा वो राज्य सरकार के पास है। अच्छा, तो स्टेट गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी प्लेयर है। हाँ,
उसके बाद 35% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के पास है और बचा हुआ सिर्फ 14% केंद्र सरकार के पास। तो ये साफ है कि झारखंड की बिजली पर राज्य का कंट्रोल सबसे ज्यादा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि ये बिजली बनती किस चीज से है। ये तो मुझे भी जानना है। कोयले का राज्य है तो अंदाजा तो यही है कि कोयले का ही दबदबा होगा। अंदाजा नहीं, ये लगभग एक तरफा कहानी है। कुल 2626 मेगावाट में से 91% बिजली कोयले से बनती है। 90%? हाँ, सिर्फ कोयले से। पानी से यानी हाइड्रो पावर से सिर्फ 8% और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर का हिस्सा महज 1% है। 1 मिनट, सिर्फ 1%? 90% से ज्यादा निर्भरता बस एक सोर्स पर। ये तो आज के जमाने में बहुत अजीब लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। इन स्रोतों में एक और आंकड़ा है जो सब कुछ बदल देता है। वो क्या? राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता यानी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी केवल 229.5 किलोवाट है, जबकि देश का औसत 901.3 किलोवाट है। रुकिए, आप कह रही हैं कि 2600 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी। हाँ, लेकिन आम आदमी को मिलने वाली बिजली राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 1/4। ये कैसे हो सकता है? मतलब बिजली बन तो रही है पर जा कहाँ रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये दस्तावेज उठाते हैं। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच एक बहुत बड़ी खाई है और इस खाई को समझने के लिए हमें उस 91% कोयले वाली कहानी की गहराई में उतरना होगा। ठीक है, तो फिर इसी 91% के आंकड़े को अनपैक करते हैं। चलिए कोयले के इस साम्राज्य की नींव से शुरू करते हैं। सबसे पुराना प्लांट कौन सा है? सबसे पुरानी और सबसे अहम है बोकारो ताप विद्युत गृह। इन कागजों में जो एक बात मुझे सबसे ऐतिहासिक लगी वो ये थी कि ये कोयले पर आधारित झारखंड का पहला पावर प्लांट था। पहला? जी हाँ, इसे दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी के तहत बनाया गया था। डीवीसी का नाम तो बहुत सुना है। ये भारत की शुरुआती सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक थी। बिल्कुल, डीवीसी सिर्फ एक बांध नहीं था, ये पूरे इलाके की तकदीर बदलने का एक विजन था और बोकारो का ये पावर प्लांट उसी विजन का एक हिस्सा था। सोचिए, 1953 में इसने बिजली बनाना शुरू कर दिया था। 1953 में? हाँ, इसकी कैपेसिटी 830 मेगावाट है जो आज भी बहुत बड़ी मानी जाती है और ये बोकारो नदी पर बना है और सीधे नेशनल ग्रिड को बिजली सप्लाई करता है। मतलब ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए पावर बना रहा था। सही पकड़ा आपने। और ये उस दौर की सोच को दिखाता है। प्राथमिकता आम घर नहीं बल्कि राष्ट्र के मंदिर कहे जाने वाले बड़े उद्योग थे। सही बात है। ऊर्जा को सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक स्ट्रेटेजिक टूल माना जाता था। देश चलेगा तो उद्योग चलाने होंगे और उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए होगी, यही फिलॉसफी थी। इसी फिलॉसफी का एक और बड़ा उदाहरण मिलता है पतरातू ताप विद्युत गृह में। हाँ। ये नाम तो झारखंड में हर कोई जानता है। हाँ, और इसकी एक खास वजह है। ये रामगढ़ में है और इसे 1973 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस के सहयोग से बनाया गया था। रूस के सहयोग से? जी, उस दौर में सोवियत संघ के साथ भारत के तकनीकी सहयोग का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी कैपेसिटी 840 मेगावाट है जो इसे बोकारो से भी थोड़ा बड़ा बनाती है। और इन दस्तावेजों में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि इसका एक ही मकसद था, रांची के पास हटिया में बने HEC को बिजली देना। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ये वही HEC है जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। अच्छा। जहां देश की सबसे भारी मशीनें बनती थीं। HEC भारत के इंडस्ट्रियल बैकबोन की रीढ़ थी और उसे 24 घंटे बिना रुकावट बिजली देना एक नेशनल प्रायोरिटी थी। पतरातू का बनना इसी सोच को दिखाता है कि पहले उद्योग फिर बाकी सब। तो 1950s, 60s, 70s दशकों तक सिर्फ कोयला ही कोयला। आज हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त तो ये कल्पना से भी बाहर था। बिल्कुल, और ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं थी, सोच की भी बात थी। उस समय विकास का मतलब था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उन्हें चलाने के लिए बड़ी बड़ी चिमनियां। नवीनकरणीय ऊर्जा का वो 1% का आंकड़ा जो हमें इन स्रोतों में दिखता है, वो इसी विरासत का नतीजा है। बोकारो का जिक्र वापस करें तो वो इलाका तो पूरा पावर हब लगता है। सिर्फ एक प्लांट तो नहीं होगा वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोकारो जिला असल में झारखंड का एनर्जी कैपिटल है।
1965 में वहां चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह आया जो 780 मेगावाट का था। फिर 1990 के दशक में तेनूघाट ताप विद्युत गृह बना जिसकी कैपेसिटी 420 मेगावाट है। अच्छा, इन सबको एक साथ देखें तो साफ हो जाता है कि बोकारो और उसके आसपास का इलाका अपने कोयला भंडारों की वजह से पावर जनरेशन का एपिसेंटर बन गया। तो ये तो हुई कोयले की कहानी जो 91% हिस्से पर काबिज है। लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि झारखंड, जहां इतनी नदियां हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, वहां पानी से बिजली का हिस्सा सिर्फ 8% क्यों है? सवाल बहुत अच्छा है। कोशिशें तो हुई और दिलचस्प बात यह है कि उनकी शुरुआत भी कोयले के साथ ही हुई। साथ में? हाँ, झारखंड का पहला हाइड्रो पावर प्लांट तिलैया जल विद्युत केंद्र भी 1953 में ही बना था, उसी साल जब बोकारो थर्मल प्लांट शुरू हुआ। अच्छा, ये भी डीवीसी का ही हिस्सा था? जी, ये कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना था। ये दिखाता है कि डीवीसी एक इंटीग्रेटेड प्लान था जिसमें थर्मल और हाइड्रो दोनों पर ध्यान दिया गया। लेकिन फिर भी 8% ही क्यों? स्केल का फर्क देखिए। तिलैया की कैपेसिटी है 60,000 किलोवाट, यानी सिर्फ 60 मेगावाट। सिर्फ 60 मेगावाट? जी। इसकी तुलना अगर हम पतरातू से करें तो? पतरातू 840 मेगावाट का है, यानी एक पतरातू प्लांट अकेले ही ऐसे 14 तिलैया प्लांट्स के बराबर बिजली बनाता है। बाप रे! इससे कोयले और पानी की ताकत का अंदाजा लगता है। एक कोयला प्लांट जितनी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी देता है, उतनी एनर्जी पानी से बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करना पड़ता है। हाँ। इसके बाद एक और प्लांट का जिक्र है, मैथॉन जल विद्युत केंद्र, जिसकी एक बहुत अनोखी बात बताई गई है। हाँ, ये तकनीकी रूप से बहुत खास है। ये 1957 में धनबाद में बराकर नदी पर बना। इसकी कैपेसिटी भी तिलैया जितनी ही है, 60 मेगावाट। लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक ये झारखंड का इकलौता ऐसा केंद्र है जो गैस टरबाइन पर आधारित है। गैस टरबाइन, हाँ, ये इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। और फिर आती है एक बड़ी परियोजना, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। ये सिर्फ बिजली बनाने के बारे में नहीं है, है ना? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये 1989 में रांची में स्वर्णरेखा नदी पर शुरू हुई। ये विश्व बैंक के सहयोग से बनी एक मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों की सरकारें शामिल हैं। ये दिखाता है कि कैसे नदी प्रणालियों का इस्तेमाल कई राज्यों के साझा हित के लिए किया जा सकता है। और इसकी कैपेसिटी 130 मेगावाट है, जो बाकी हाइड्रो प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा है। और जैसा आपने कहा, ये मल्टीपर्पज है, मतलब बिजली भी और... हाँ, ये बिजली बनाने के साथ साथ रांची और जमशेदपुर के इंडस्ट्रियल बेल्ट को पानी भी मुहैया कराती है। ऊर्जा और उद्योग का सीधा कनेक्शन यहाँ भी दिखता है। इनके अलावा और भी कई छोटे केंद्र हैं जो राज्य के ग्रिड में योगदान देते हैं, जैसे कोनार नदी पर कोनार जल विद्युत केंद्र 40 मेगावाट, दामोदर नदी पर अय्यर जल विद्युत केंद्र 45 मेगावाट और दामोदर बराकर के संगम पर पंचेत जल विद्युत केंद्र 40 मेगावाट। सब छोटे छोटे हैं। हाँ, लेकिन मिलकर उस 8% का हिस्सा बनते हैं। इन दस्तावेजों में भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र है, कुछ प्रपोज प्रोजेक्ट्स भी हैं। हाँ, 2 का जिक्र है। एक है गिरिडीह में बराकर नदी पर बाल पहाड़ी परियोजना जो 20,000 किलोवाट यानी 20 मेगावाट की है, और एक बहुत बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट का भी प्रस्ताव है, कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो, इसका नाम तो काफी विवादों में भी रहा है। बिल्कुल, ये दक्षिण कोयल और कारो नदियों पर आधारित एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी प्रस्तावित क्षमता 732 मेगावाट है। 732? जी। अगर ये बनता है तो ये झारखंड का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा, पतरातू के थर्मल प्लांट के लगभग बराबर। लेकिन बड़े बांधों के साथ आने वाले विस्थापन और पर्यावरणीय मुद्दों की वजह से ये परियोजना सालों से अटकी हुई है। अच्छा। ये दिखाता है कि भविष्य में हाइड्रो पावर का रास्ता उतना आसान नहीं है। तो हमने कोयले और पानी दोनों की कहानी देख ली। हाँ। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। हाँ। हमारे पास 2016-17 की आर्थिक समीक्षा की एक तालिका है जो इन सब टुकड़ों को जोड़कर फाइनल तस्वीर दिखाती है। हाँ, ये तालिका एक तरह से हमारा फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। ये उन सभी बातों की पुष्टि करती है जो हमने अभी की। क्या कहती है तालिका? इसके अनुसार झारखंड की कुल 2626.10 मेगावाट क्षमता में से ताप विद्युत यानी कोयले का हिस्सा है 2404.93 मेगावाट, जल विद्युत यानी पानी का हिस्सा है 200.93 मेगावाट
और नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा है सिर्फ 20.24 मेगावाट। तो ये आंकड़े उस 91% 8% और 1% के अनुपात को बिल्कुल पक्का कर देते हैं। और अगर हम इसे ओनरशिप के हिसाब से देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। राज्य सरकार 1324.05 मेगावाट के साथ सबसे बड़ी उत्पादक है। सबसे बड़ी। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर आता है जिसका योगदान 916.19 मेगावाट है, और फिर केंद्र सरकार जिसका हिस्सा 385.86 मेगावाट है। ये आंकड़े दो बातें बिल्कुल साफ करते हैं। एक, कोयले पर जबरदस्त निर्भरता। बिल्कुल। और दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि झारखंड की ऊर्जा कहानी कोयले के चारों ओर घूमती है। एक ऐसी कहानी जो आज़ादी के बाद शुरू हुई और जिसने राज्य के औद्योगिक विकास को फ्यूल किया। हाँ। बोकारो, पतरातू और चंद्रपुरा जैसे विशाल प्लांट्स इसी कहानी के मुख्य किरदार हैं। हाँ, और पानी से बिजली बनाने की कोशिशें भी हुई, जैसे तिलैया और स्वर्ण रेखा, लेकिन वो कोयले के विशाल साम्राज्य के सामने हमेशा छोटी रहीं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन दस्तावेजों से निकलकर आती है वो वही विरोधाभास है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि 2600 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता के बावजूद प्रति व्यक्ति उपलब्धता इतनी कम क्यों है? ठीक वही। ये दिखाता है कि सिर्फ पावर प्लांट्स बना देना ही काफी नहीं है। उस बिजली को हर घर तक कुशलता से पहुंचाना, यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, असली चुनौती है। सही बात है। उत्पादन करना लड़ाई का आधा हिस्सा है, उसे सही जगह पहुंचाना बाकी आधा, और शायद झारखंड इस दूसरे आधे हिस्से में कहीं पिछड़ रहा है। तो आज के स्रोतों के आधार पर यही झारखंड की ऊर्जा कहानी है। कोयले पर आधारित एक विशाल उत्पादन क्षमता जो उद्योगों के लिए तो बनी, लेकिन शायद आम आदमी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देता है। बिल्कुल। इन स्रोतों में 2016-17 तक नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान केवल 1% बताया गया है। ये सोचते हुए कि झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट के साथ साथ भरपूर धूप भी मिलती है और यहाँ जमीन भी उपलब्ध है, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में सोलर एनर्जी जैसी तकनीकें राज्य की कोयले पर 91% की निर्भरता को बदलने में क्या भूमिका निभा सकती हैं? क्या कोयले के गढ़ में एक सौर क्रांति संभव है? और अगर हाँ, तो इस बदलाव की राह में अवसर क्या होंगे और चुनौतियां थी? झारखंड बजट 2025-26 की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हम सीधे उन बिंदुओं पर आएंगे जो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े रटाना नहीं, बल्कि उनके पीछे की जो सोच है, जो रणनीति है, उसे समझना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। ये बजट 3 मार्च 2025 को आया। वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे पेश किया और इसकी जो थीम है वो है अबुआ बजट। जी, अबुआ बजट यानी जन मन का बजट। और यहाँ पर जो तारीख है 3 मार्च, वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये जमशेदजी टाटा की जयंती है ना? बिल्कुल। और वित्त मंत्री ने उनके कथन का जिक्र भी किया कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक तरह से बजट की औद्योगिक आकांक्षाओं का संकेत भी है। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात है या फिर बजट में हमें इसका कोई ठोस असर भी दिखता है? नहीं, ये सिर्फ प्रतीकवाद से ज्यादा है। आगे जब हम बात करेंगे जैसे बोकारो और धनबाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की, तो वो इसी विजन को जमीन पर उतारने की कोशिश लगती है। ठीक है, तो अब उन आंकड़ों पर आते हैं जिन्हें याद रखना ही है। 2025-26 के लिए अनुमानित विकास दर, मतलब ग्रोथ रेट, वो क्या रखी गई है? स्थिर मूल्यों पर ये 7.5% अनुमानित है, लेकिन इससे भी बड़ा एक लक्ष्य है। 2029-30 तक झारखंड की जीएसडीपी को 10 ट्रिलियन तक पहुंचाना। 10 ट्रिलियन, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगता है। मतलब इसे हासिल करने के लिए हर साल किस रफ्तार से बढ़ना होगा? हाँ, ये महत्वाकांक्षी तो है। इसके लिए आप मानकर चलिए लगभग 15 से 16% की नॉमिनल ग्रोथ चाहिए होगी हर साल। तो क्या ये व्यवहारिक है? देखिए, ये एक चुनौती है। इसके लिए सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक असाधारण उछाल लाना होगा। बजट में जो नई यूनिवर्सिटीज और टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात है, वो इसी लंबी दौड़ की तैयारी है। समझ गया। अब एक और जरूरी आंकड़े पर आते हैं, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 2.02% रखा गया है। 2.02%। ये सुनने में तो एक छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब आसान भाषा में से कैसे समझें?
इसे ऐसे समझिए, ये सरकार की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति है। मतलब सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। 2.02% का आंकड़ा दिखाता है कि सरकार आर्थिक अनुशासन में है, क्योंकि FRBM एक्ट के तहत जो 3% की सीमा है, ये उसके काफी अंदर है। बहुत बढ़िया। और इस बार के बजट का कुल आकार कितना है? मतलब टोटल कितना खर्च करने का प्लान है? कुल बजट है 1,45,000 करोड़ रुपए का। ये पिछले साल से 13% ज्यादा है। और इसमें एक बहुत जरूरी हिस्सा है पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर शब्द बार बार आता है। ये सामान्य खर्च से अलग कैसे है? देखिए, सरकार के 2 तरह के खर्चे हैं। एक है सैलरी, पेंशन, सब्सिडी पर, जिससे कोई संपत्ति नहीं बनती, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे भविष्य के लिए संपत्ति बनती है। जैसे सड़कें, पुल, स्कूल, पावर प्लांट। ये वो निवेश है जो भविष्य में रोजगार और राजस्व पैदा करता है। इसलिए इसका बढ़ना एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। बिल्कुल। तो देखिए, सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 32.35%, वो आता है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी से। मतलब GST, इनकम टैक्स वगैरह में जो राज्य का हिस्सा होता है। जी। और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है राज्य के अपने टैक्स, जिससे करीब 24.21% आता है, जैसे पेट्रोल डीजल पर वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब। ओके, तो ये तो हुई आने की बात। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है? अबुआ बजट की थीम यहाँ कैसे दिखती है? यहीं पर बजट का असली चरित्र दिखता है। सबसे ज्यादा आवंटन, यानी कुल खर्च का लगभग 17.47%, वो सामाजिक क्षेत्र को किया गया है। सामाजिक क्षेत्र मतलब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें पेंशन, आवास योजनाएं, महिला कल्याण, ये सब कुछ शामिल है। ये दिखाता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा है। और सामाजिक क्षेत्र के बाद दूसरा नंबर किसका है? दूसरे नंबर पर है शिक्षा क्षेत्र। इस पर 12.11% खर्च होगा। तो प्राथमिकता एकदम साफ है, पहले लोगों की बुनियादी जरूरतें, फिर शिक्षा। ठीक है, तो अब जरा इन योजनाओं की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत कृषि से करते हैं। किसानों के लिए क्या खास है इस बजट में? कृषि में जो सबसे बड़ी घोषणा है, वो मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना को लेकर है। अब 4 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का लक्ष्य है। ये तो किसानों को एक तत्काल राहत देने जैसा हुआ, लेकिन उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या है? मैंने पशुधन विकास योजना के बारे में सुना है। हाँ, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का मकसद यही है कि किसान सिर्फ फसल पर निर्भर ना रहें। इसके तहत मुर्गी, बत्तख, गाय, बकरी पालन के लिए सब्सिडी दी जाती है। और फसलों के नुकसान से बचाने के लिए? उसके लिए बिरसा PM फसल बीमा योजना है, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलिए, अब उन योजनाओं पर आते हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। अबुआ आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से कैसे अलग है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जिन्हें PMAY का लाभ नहीं मिला है। तो ये उसकी पूरक है, प्रतियोगी नहीं। और इसमें फर्क ये है कि इसमें 3 कमरों का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। 3 कमरों का? और लक्ष्य क्या है? 2026 तक 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। ठीक है। और सर्वजन पेंशन योजना, जिसके बारे में कहा जाता है कि झारखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। जी, सर्वजन का मतलब है यूनिवर्सल। इसमें पेंशन के लिए आय का कोई बंधन नहीं है और पात्रता की शर्तें भी बहुत उदार बना दी गई हैं। जैसे महिलाओं और SC/ST पुरुषों के लिए पेंशन की उम्र 60 से घटाकर 50 साल कर दी गई है। और दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर और HIV/AIDS पीड़ितों के लिए तो कोई आयु सीमा है ही नहीं। अच्छा, और कितनी पेंशन मिलती है? सभी को 1000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। इसके बाद एक और बड़ी योजना आती है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस योजना के तहत 18 से 50 साल की जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसकी चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका बजट आवंटन बहुत बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? सर्वजन पेंशन योजना की तुलना में? यहीं पर एक दिलचस्प विश्लेषण है। मैया सम्मान योजना का बजट है लगभग 13,363 करोड़, जबकि सर्वजन पेंशन योजना का है 3,850 करोड़। अरे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, लगभग 10,000 करोड़ का। ये दिखाता है कि मैया सम्मान योजना सीधे तौर पर एक बड़े वोटर वर्ग, यानी कामकाजी उम्र की महिलाओं को लक्षित करती है। इसका राजनीतिक असर ज्यादा केंद्रित हो सकता है। ये तो बजट के राजनीतिक अर्थशास्त्र को समझने वाली बात हो गई। बहुत दिलचस्प।
अब शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। स्कूली छात्राओं के लिए क्या है? हाँ, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को और मजबूत किया गया है। कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को जो सहायता राशि मिलती थी, हाँ। उसे 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। और उच्च शिक्षा के लिए, खासकर विदेश में पढ़ाई के लिए? उसके लिए मरांग मोंग के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना है। ये अब एक बहुत प्रतिष्ठित योजना बन गई है। इसके तहत ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को UK और आयरलैंड में मास्टर्स करने के लिए पूरी फंडिंग दी जाती है। पूरी फंडिंग मतलब ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने तक सब कुछ? जी, सब कुछ सरकार उठाती है। क्या कोई नई छात्र योजना भी शुरू की गई है? हाँ, एक बहुत ही संवेदनशील पहल है वाल्मीकि छात्र योजना। ये अनाथ और दिव्यांग छात्रों के लिए है। उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह और साथ में 1 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस दी जाएगी। इन सब योजनाओं के अलावा बजट में कुछ नई और अनोखी पहलों का भी जिक्र है। पर्यटन को लेकर कुछ अलग सुनने में आ रहा है। हाँ, एक बहुत ही अनोखी पहल है। झारखंड अब खनन पर्यटन यानी माइनिंग टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। खनन पर्यटन, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या लोगों को खदानों के अंदर ले जाया जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इसका मकसद लोगों को ये दिखाना है कि जमीन से खनिज कैसे निकाले जाते हैं। ये बंद पड़ी खदानों या खदानों के सुरक्षित हिस्सों में ही किया जाएगा। ये राज्य की औद्योगिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने का एक नया तरीका है। दिलचस्प है। इसके अलावा दशम फॉल, हुंड्रू और नेत्रहाट जैसी जगहों पर ग्लास ब्रिज बनाने का भी प्रस्ताव है। ग्लास ब्रिज, ये तो जरूर पर्यटकों को आकर्षित करेगा। अब तकनीक और उद्योग पर वापस आते हैं। इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? जैसा हमने शुरू में बात की थी, 10 ट्रिलियन के लक्ष्य के लिए तकनीक जरूरी है। तो जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में नए तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बोकारो और धनबाद में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बनेंगे। और आदिवासी समुदाय के लिए कोई विशेष घोषणा हुई है? जी, एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा है। जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर राज्य के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है। ये अपनी भाषाओं जैसे संथाली, मुंडारी हो, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि मतलब ओलचिकी, इन सबको बचाने और दुनिया के सामने लाने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। ये तो वाकई एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी, और इसके साथ ही झारखंड अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। ये उस समुदाय को नीति निर्माण में सीधी आवाज देने जैसा है। तो अगर इस पूरी चर्चा का संक्षेप में समेटना हो तो ये बजट सामाजिक कल्याण पर, विशेषकर महिलाओं पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। परीक्षा के नजरिए से 7.5% की विकास दर, 2.02% का राजकोषीय घाटा और 1,45,000 करोड़ का कुल बजट आकार, ये आंकड़े तो याद रखने ही हैं। बिल्कुल। और योजनाओं में मया सम्मान, सर्वजन पेंशन और अबुआ आवास के जो मुख्य प्रावधान है वो जरूर याद रखें। इनसे सीधे सवाल बन सकते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।